दोस्तों, अब की तरफ से रिस्पांस कम होता जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो नावल की एपिसोड लेट हुआ करेंगी। अगर रोज एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब दोस्त सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। देवी ऐसे आंखें मूंदी पड़ी थी जैसे वो बेहोश सी हो गई हो। पूरा जिस्म पसीने से भर चुका था और आंखें ऊपर को उलट गई थीं। मैंने उनके चेहरे से पसीना साफ किया और उन्हें आवाज दी, देवी अब ठीक तो हैं? कुछ देर देवी खामोश रही और फिर धीरे से उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुलाबीपन साफ नजर आ रहा था, साथ ही अपने लिए बहुत सारा प्यार। देवी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान झलकी और फिर उन्होंने मुझे बाहों में कसते हुए अपने साथ लगा लिया। शायद उन्हें शर्म आ रही थी जो वो मुझसे नजरें चुराने के लिए ऐसा कर रही थी। मैं कुछ देर यूं ही देवी के गिले लगा रहा और उनके प्यार को महसूस करता रहा। आखिर आज उनके मन को कुछ राहत मिली थी और वो मुझसे वो प्यार चाह रही थी जो उन्हें शायद कभी मिला ही नहीं था। मैंने भी उनकी इस प्यार को दिल से अपना लिया और उनका चेहरा हाथों में लेकर उनकी आंखों में देखा। देवी ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। मैं भी साइड में गिरा और आंखें मूंद कर लें। जब दोबारा आंखें खुली तो मैं बेड पर अकेला पड़ा था, देवी वहां नहीं थी। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। अभी चंद मिनट पहले देवी उन लोगों के बारे में बातें कर रही थी जिन्होंने हमदर्द बनकर इसको लूटा था। मैंने भी इससे हमदर्दी का इजहार किया था, इसे दुनिया की मजलूम तरीन औरत करार देकर इसका हौसला बढ़ा दिया था, इसकी बर्बादी का इंतकाम लेने के लिए इसका साथ देने के दावे कर रहा था। लेकिन मैंने इसके साथ क्या किया था? मैं इन लोगों से कितना मुख्तलिफ साबित हुआ था जो हमदर्द बनकर उसे लूटते रहे थे। ये सब कुछ सोचते हुए मैं दिल ही दिल में मुस्करा दिया। मैंने देवी के साथ कोई धोखा नहीं किया था, इसे कोई फरेब नहीं दिया था। वो तो बहती हुई गंगा थी जिसमें मैंने भी हाथ धो लिए थे। इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 12:15 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया और फिर कदमों की आहट सुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। देवी दोनों हाथों में चाय के मग उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने वही नाइट ड्रेस पहन रखा था। मैंने बेड पर पड़ी हुई चादर अपने ऊपर डाल ली। मैं तो कभी थी तुम सो गए हो। उसने दोनों मग मेज पर रख दिए और खुद सामने कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन मैं आज तुम्हें सोने नहीं दूंगी, इसलिए जरा स्ट्रांग किस्म की चाय बनाकर लाई हूं। तुम्हारी बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। आज मैं सारी रात तुमसे बातें करूंगी, बहुत सारी बातें। लो, चाय पियो ताकि तुम्हारी नींद उड़ जाए। नींद तो क्या, मेरे तो होश व हवास भी उड़ चुके हैं, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा और मग इसके हाथ से ले लिया। मैं तो पता नहीं किस किस के होश उड़ा चुकी हूं, खुद कब पहली बार होश में आई हूं। देवी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे पहले ही रोज ये सोचना चाहिए था कि यहां हर शख्स चाहे भिंडर हो। पहले भिंडर ने धोखे से मुझे इस रास्ते पर डाला था और उसके बाद हर शख्स भिंडर बनकर मुझे आगे धकेलता रहा। किसी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। किसी ने आज तक ऐसी बातें नहीं की। किसी ने नहीं कहा था कि मैं भी सर उठाकर चल सकती हूं, दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकती हूं। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया है और तुम ऐसा जरूर करोगी। मैंने जवाब दिया। हम चाय पीते और बातें करते रहे। देवी ने अपने बारे में एक बात बता दी थी और ये इंकिशाफ भी हुआ कि इसका असली नाम देवी नहीं, मंशा कौर है और उसका ताल्लुक जालंधर के एक सिख घराने से है। उसने इस दौरान अपने घर से कोई राबता नहीं रखा। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। ये खूबसूरत जगह है, मैंने कहा। यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं। एक मर्तबा मैंने बाजार में 2 सिखों को भी देखा था। तुम्हारी भी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो तुम्हारे शहर का हो और तुम्हें जानता हो? एक सिख बस ड्राइवर है, जल्द मक्खन, देवी ने जवाब दिया। यूं तो वो जालंधर में हमारे महल्ले का रहने वाला है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूं, मगर वो मुझे नहीं जानता है। देवी ने पूरी रात जागने और बातें करने का प्रोग्राम बना रखा था और वो जागती और बातें करती रही। नींद मुझे भी नहीं आ रही थी, मैं भी दिलचस्पी से इसकी बातें सुनता रहा। उसने दिलचस्प इंकिशाफ भी किया कि इसका बास तीजा सिंह भिंडर उसकी खलवत में आने वाला पहला मर्द नहीं था। इसकी मुख्तलिफ दोस्त हो चुकी थीं और पहली मर्तबा इसके मीचर ने ही इसे कलेजे का फूल बनाया था। लेकिन इसके बाद भी वो इस बात पर कायम था कि शादी इससे करेगा। अब पता नहीं वो मुझे कबूल करेगा या नहीं। देवी ने गहरा सांस लेते हुए कहा।
मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए हैं। जयपुर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है और हर दूसरे दिन बस लेकर यहाँ आता है। उसने कई मर्तबा हमारे रेस्तोरां में आकर खाना भी खाया। 1-2 मर्तबा तो उसने इशारों किनायों में मेरे साथ वक्त गुजारने की बात भी की थी, मगर मैंने इसे भी घास नहीं डाली। शायद इसलिए कि वो तुम्हें पहचान ना ले, मैंने कहा। जब मुलाकात बेतकल्लुफन्ना हो तो बातों में ऐसी कोई बात निकल ही आती है। हाँ, यही समझ लो, देवी ने जवाब दिया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 3:30 बज चुके थे, लेकिन देवी का खामोश होने का कोई इरादा नजर नहीं आता था। वो अभी तक कुर्सी पर ही बैठी हुई थी। वो कभी एक टांग दूसरी टांग पर रख लेती और कभी दूसरी टांग पहली टांग पर। मैं बेड की पुश्त से टेक लगाए नींद दराज था और मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ रही थीं। आखिरकार वो कुर्सी से उठकर बेड पर आ गई और नींद दराज होकर मेरी चादर का एक हिस्सा अपने ऊपर ढांप लिया। इसकी बातों का सिलसिला अब भी जारी था। मेरी आंख दोपहर 12 बजे के करीब खुली थी। देवी इस वक्त भी गहरी नींद सो रही थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से इसका हाथ हटाया, बेड से उतरकर अपने कपड़े उठाए और कमरे से निकलकर बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद जब मैं बाथरूम से निकला तो देवी उस वक्त भी सो रही थी। मैंने इसके कंधों से झंझोड़कर उसे जगाया तो वो इस वक्त भी शरारत के मोड में नजर आई। मैं पीछे हट गया। 1 बजने वाला है, मैं जा रहा हूं, मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। तुम अजय कर दरवाजा बंद कर लूं? 1 मिनट। वो बिस्तर से उठ गई। ड्रेसिंग टेबल की दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और इसमें से 2 चाबियां निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आजकल मैं आम तौर पर रात 10:30 बजे घर पहुंच जाती हूं, ऐसे एहतियात ना तुम ये चाबियां अपने पास रख लो। एक चाबी बाहर वाले गेट की है और एक अंदर वाले दरवाजे की। जब कभी उधर आओ मैं घर पर ना हूं तो। ठीक है, मैंने चाबियां लेकर जेब में रख लें। मैं 1-2 दिन में तुमसे मुलाकात करूंगा और फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। देवी बाहर वाले दरवाजे तक मेरे साथ आई थी। इत्तेफाक से इस वक्त मोहल्ले में कोई नहीं था। देवी दरवाजा बंद करके वापस जा चुकी थी। मैं इधर उधर देखे बगैर गली में एक तरफ चलता रहा। पेट्रोल पंप के इलाके में आकर मैं खाना खाने के लिए एक रेस्तोरां में घुस गया। मैं कल बहुत देर तक बाजार में घूमता रहा था और रात को देवी से भी बहुत सी बातें हुई थीं, मगर परसों रात के वाकये का तज़किरा कहीं नहीं था। शक्ति राम और उसके साथियों ने मनीलाल के कॉटेज पर परसों हमला किया था। इस हमले में एक आदमी मनीलाल का मारा गया था और एक शक्ति का दोस्त जख्मी हुआ था। इस हमले की वजह से मनीलाल को वहां से भागना पड़ा था। मैं कॉटेज पर शक्ति के इस हमले से चंद घंटे पहले करिश्मा को बता चुका था कि मनीलाल कहाँ छुपा हुआ है। इससे ये भी कहा था कि मनीलाल इस रात वो कॉटेज छोड़कर भाग जाएगा और उसके बाद मैंने टेलीफोन पर भी मनीलाल को धमकी दे दी थी। इन सारी बातों के पेश नज़र इसमें शुबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कॉटेज पर हमले के सिलसिले में मेरा ही नाम आएगा, मगर मुझे हैरत इस बात पर थी कि पूरे शहर में कहीं भी इस हमले के बारे में कुछ सुनने में नहीं आया था। हालांकि पहले कोई मामूली बात भी होती तो पूरे शहर में हंगामा उठ खड़ा होता था। देवी एक रेस्तोरां में वेट्रेस थी जहां तरह तरह के लोग आते थे। अगर रेस्तोरां में ऐसा कोई जिक्र हुआ होता तो देवी भी इसका तज़किरा जरूर करती। इस वक्त में जिस रेस्तोरां में खाना खा रहा था वहां भी बहुत से लोग थे। मुख्तलिफ आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं, मगर ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई जिससे मैंने ये राय कायम की कि मनीलाल के हुक्म पर इस वाक़ये को छुपाया गया था। इसमें यकीनन इसकी सोच थी कि वो मुझसे डर कर भाग गया था। मैं रेस्तोरां से निकलकर हसन मामूल मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर काटता हुआ पूजा वाले कॉटेज पर पहुंचा। बाहर का गेट उदय खुला देखकर मुझे कुछ हैरत हुई। अंदर दाखिल हुआ तो बरामदे वाला दरवाजा भी चौपट खुला हुआ था। मैं पूजा को आवाज देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तमाम कमरों की बत्तियां जल रही थीं और पूजा गायब थी। मैं वहीं खड़ा बेहिस्सो हरकत होकर रह गया। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ने लगीं और दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। सन्नाटा था कि पूरे जिस्म में फैलती जा रही थी। दिमाग में धमाके से ख्यालात आने लगे।
मैं अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए एक बार फिर उधर उधर देखने लगा। कॉटेज की सारी बत्तियां जल रही थीं। इस कमरे की 2 कुर्सियां उल्टी हुई थीं और सोफा भी अपनी जगह से हटा हुआ था। कॉटेज का पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने इस दरवाजे से बाहर निकलकर उधर उधर देखा और फिर दोबारा अंदर आ गया। जिस कमरे में सोया करते थे वहां भी कुछ अबतरी दिखाई दे रही थी। चारपाई पर बिछा हुआ बिस्तर भी बेतरतीब था और नीचे रखे हुए ट्रंक की सारी चीजें भी फर्श पर बिखरी हुई थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जो कुछ भी हुआ था रात ही के किसी वक्त हुआ था। अगर दिन में हुआ होता तो तमाम कमरों की बत्तियां न जल रही होती। मेरा दिमाग फिरकी की तरह घूम रहा था। क्या वो मनीलाल के आदमी थे? उन्हें किस तरह पता चल गया कि हम यहां छुपे हुए हैं और उन्होंने रात को यहां रेड कर दिया था और वो पूजा को उठाकर ले गए थे? सामान की बेतरतीबी और अबतरी बता रही थी कि पूजा ने जबरदस्त किस्म की मुज़ाहमत की होगी। वो उसे साथ ले गए थे, इस पर तशद्दुद करके मेरे बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे और पूजा उन्हें मेरे बारे में क्या बता सकेगी। ये इत्तेफाक था कि मैंने इस दौरान 2 ठिकाने बना लिए थे जिनके बारे में पूजा को कभी इल्म नहीं था। शक्तिराम का मकान और देवी का कॉटेज। हंगामी सूरत हाल में मुझे पनाह मिल सकती थी और देवी के कॉटेज का बंदोबस्त तो गुज़िश्ता रात ही हुआ था। पूजा को मैंने इससे पहले भी देवी के बारे में कुछ नहीं बताया था, न ही वो शक्तिराम के बारे में किसी को कुछ बता सकती थी। अलबत्ता अंजलि के पास मुझे पूजा ही ने भेजा था। हो सकता है कि वो इन लोगों को अंजलि के बारे में बता दे। मेरे लिए ज्यादा देर यहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। यहां जो कुछ भी हुआ था रात ही को हुआ था और वो लोग जाते हुए तमाम दरवाजे भी खिले छोड़ गए थे और मुमकिन है दूर की जगह पर छपकर कॉटेज की निगरानी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर उधर उधर देखने लगा। चारपाई के साथ कलाशिन और हथियार रखा रहता था। अब वो दोनों चीजें गायब थीं। वो लोग यहां से भी कुछ न कुछ ले गए होंगे। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने आखिरी बार उधर उधर निगाह दौड़ाई। बाथरूम का दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था। मेरे कदम गैर इरादी तौर पर इस तरफ बढ़ गए। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ से दबाव डाला। दरवाजा 3-4 इंच के करीब मजीद खुल गया, मगर फिर इस तरह अटक गया जैसे पीछे कोई चीज आ गई हो। मैंने 1-2 मर्तबा हल्के हल्के झटके दिए, मगर दरवाजा पीछे किसी चीज से अटक रहा था। अब मैं झटके देने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को पीछे ढकेलने लगा। इसमें इतना खला पैदा हो गया कि मैं अंदर झांक कर देख सकता था, और फिर जैसे ही मैंने इस खला में सर डालकर अंदर देखा, मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। अब तक मैं यही समझ रहा था कि अंदर खूंटी पर लटका हुआ कोई कपड़ा वगैरह फर्श पर गिर गया होगा जिससे दरवाजे में रुकावट पैदा हो रही थी, मगर वो कोई कपड़ा नहीं था, पूजा थी जो फर्श पर पड़ी हुई थी और दरवाजा उसके पांव से अटक रहा था। मैं नीचे बैठ गया और हाथ अंदर करके पूजा का पांव पीछे हटाने लगा और फिर दरवाजे में इतनी जगह पैदा हो गई कि मैं एड़े तिरछा होकर अंदर दाखिल हो सकता था। मैं एक बार फिर कांप कर रह गया। पूजा फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। इसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके हाथ और पांव पुश्त पर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और उस पर भी पट्टी बंधी हुई थी ताकि कपड़ा बाहर ना निकल सके। पूजा, पूजा। मैं घुटनों के बिल बैठकर पूजा को हिलाने लगा, मगर वो बेहोश थी। सबसे पहले मैंने पट्टी खोलकर मुंह में ठुंसा हुआ कपड़ा निकाला, फिर हाथों और पैरों की बंधन खोल दे। पूजा को बेड पर सीधा लिटाकर मैंने अपना कान उसके सीने से लगा दिया। वो जिंदा थी, मगर उसकी नब्ज बहुत मध्यम थी। मैं सीधा होकर उसका जायजा लेने लगा। इसके जिस्म पर कई जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे, रानों पर, सीने और पेट पर और बाजुओं पर। लगता था जैसे किसी दरिंदे ने दांतों से बेनिबेवड़ा हो। मैं इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। चेहरे पर बार बार पानी के छींटे डालते हुए इसे आवाज देता और झंझोड़ता भी रहा। पूजा तकरीबन 10 मिनट बाद होश में आ सकी थी।
आंखें खोलने के बाद भी देर तक उसके हवास बहाल नहीं हो सके थे। वो वीरान और अजनबी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। मैंने इसका सर उठाकर पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। एक घूंट पीने के बाद इसने गिलास बना दिया। पूजा, होश में आओ पूजा, ये मैं हूं, माने मैं इसका गाल थपथपाते हुए कह रहा था। दूसरा हाथ मैंने इसके सर के नीचे रखा। होश में आओ पूजा। ये सब क्या हुआ? कौन थे वो लोग? वो कई मिनट तक अजनबी और दुबई हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही। फिर इसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर होंठ फड़फड़ा कर रह गए। मैंने इसका सर तकिए पर रख दिया, चादर ओढ़ा दी और कमरे से बाहर आ गया। सबसे पहले मैंने बाहर वाले दरवाजे बंद किए और फिर बावर्ची खाने में घुस गया। चाय बनाने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैं दोनों कप लेकर पूजा वाले कमरे में आ गया। वो बेड की पुश्त से टेक लगाए दीवार को घोर रही थी। मैंने दोनों कप मेज पर रख दिए और बेड पर उसके करीब बैठ गया। वो कौन थे पूजा? मैंने पूछा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर एकदम मुझसे लिपट गई। इसके होंठों से सिसकियां खारिज हो रही थीं। मैं इसका कंधा थपथपाने लगा और फिर आहिस्तगी से इसे पीछे हटा दिया। वो जो कोई भी थे पूजा, बच नहीं सकेंगे, मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ लूंगा। चाय पियो, मैंने कहते हुए कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। पूजा का हाथ कांप रहा था, वो कप को ठीक तरह से नहीं पकड़ पा रही थी। मैंने इसे अपने हाथ से चाय पिलाई। इसका खाली कप मेज पर रखकर अपना उठा लिया और उसकी तरफ देखते हुए हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। पूजा की हालत देखकर मैं अंदाजा कर सकता था कि वो किसी खौफनाक सूरत-ए-हाल से गुजरी होगी। वो अब भी होले होले कांप रही थी। पता नहीं कब से बाथरूम में बंधी हुई थी। मैंने कप मेज पर रख दिया। पूजा एक बार फिर मुझसे लिपट गई। इस मर्तबा मैंने इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया और उसकी पुश्त सहलाते हुए तसल्ली देने लगा। उस वक्त दिलासे और हमदर्दी की जरूरत थी। वो पहले सिसकियां भरती रही, फिर होंठों से कराहें खारिज होने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो अपने आप पर काबू पा सकी थी। उसने चादर उतार दी और अपने बदन पर जख्मों को देखने लगी। साफ लग रहा था कि उसे दांतों से नोचा गया था। कहीं इस जोर से दांत गाड़े गए थे कि खून निकल आया था और कहीं दांतों के निशान के साथ आसपास की जल्द नीली पड़ गई थी। जिसने भी ये हरकत की थी वो कोई जुनूनी ही हो सकता था। बाथरूम में डेटोल रखी हुई है, पूजा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाए बगैर मुझसे कहा। मैं डेटोल की बोतल उठा लाया और कपड़े का एक किनारा भिगोकर जख्म साफ करने लगा। पूजा के होंठों से सस्कारियां ही निकल रही थीं, फिर उसने सख्ती से दांत भींच लिए। पूजा उसके बाद भी देर तक सिसकियां भरती रही। मैंने इसे चादर ओढ़ा दी। अब वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। कौन थे वो लोग पूजा? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। तुम इत्मीनान रखो, माँ ने इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारी तौहीन का बदला ना ले सके। तुम जानती हो मैं तूफान से टकरा जाने की भी हिम्मत रखता हूं। मैं उन लोगों को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। पूजा चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर इसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, करिश्मा। वो करिश्मा थी। इसके साथ 2 मिस्टुंडे भी थे। करिश्मा तो एक तरफ खड़ी तमाशा देखती रही थी और वो दोनों मुझे भेड़ियों की तरह नोचते रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि करिश्मा को यहां इस ठिकाने का पता कैसे चला? मैंने कहा। तुम कई रोज तक करिश्मा के करीब, बल्कि बहुत करीब रह चुके हो, मगर उसे जान नहीं सके, पूजा ने जवाब दिया। परसों शाम प्रेम निवास रेस्तोरां में इससे मुलाकात हुई थी। उसने 2 बातें कही थीं। एक तो ये कि तुम्हें इस शहर से निकल जाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी और मुझे धमकी दी थी कि मुझ पर कुत्ते छोड़ देगी, और आज वो 2 कुत्तों के साथ लेकर आई थी। मेरा सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है, यानी इसे हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? मैंने अपना सवाल दोहराया। मैं वही तो बताने जा रही थी, पूजा ने जवाब दिया। करिश्मा के साथ रहने के बावजूद तुम उसे नहीं जान सके।
وہ بہت چالاک ہے۔ پرسوں شام بھی اس نے اس طرح ہماری نگرانی شروع کروا دی تھی کہ ہر قسم کی احتیاط کرنے کے باوجود مجھے شبہ نہیں ہو سکا۔ پرسوں رات ہی سے ہمارے کاٹیج کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ انہیں شاید تمہارے باہر جانے کا انتظار تھا۔ کل رات 1 بجے کے قریب جب میں نے سوچا کہ شاید تم واپس آ گئے ہو، پھر رجنی نے دھاوا بول دیا۔ میں نے بے دھڑک ہو کر دروازہ کھول دیا۔ کرشمہ کی شکل دیکھتے ہی میں ہڑبڑا گئی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتی، کرشمہ اور اس کے دونوں مسٹنڈے مجھے دھکے دیتے ہوئے اندر آ گئے۔ کرشمہ کی باتوں اور انداز سے ہوا کہ وہ اس بات سے واقف تھی کہ تم کاٹیج میں موجود نہیں ہو۔ تمہارے بارے میں پوچھتی رہی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلی رات تم کاٹیج پر حملے سے بھی منی لال کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ اگر چاہتی تو کل دن میں کسی بھی وقت ہمارے کاٹیج پر حملہ کر کے ہم دونوں کو ختم کر سکتی تھی، لیکن وہ تمہیں آج شام تک مہلت دے چکی ہے۔ آج اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، وہ تمہیں یہ باور کرانے کے لیے کیا گیا کہ وہ جو کچھ کہتی ہے اس پر عمل بھی کر سکتی ہے۔ جانے سے پہلے تمہارے نام پیغام دیا تھا کہ وہ آج شام کے بعد تمہیں اس شہر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تم انہیں نظر آئے تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میں نے اس کے کہنے کا مفہوم سمجھ لیا ہے، میں نے کہا۔ لیکن کرشمہ نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے، اس کی سزا اسے بھگتنا پڑے گی۔ اس کا بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہی حشر ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کرشمہ اس قدر گری ہوئی حرکت کرے گی۔ ایک عورت دوسری عورت کی اس طرح تذلیل کرے گی۔ لیکن کرشمہ شاید عورت نہیں، کوئی بدرو تھی۔ اس کے لائے ہوئے لونڈے بھیڑیوں کی طرح پوجا کی بوٹیاں نوچتے رہے، اور وہ قریب کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی۔ کرشمہ کے یہاں تک پہنچ جانے کی باتیں سننے کے بعد میرے لیے سوچ کے اور بھی بہت سے دروازے کھل گئے تھے۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ واقعی کرشمہ بہت چالاک تھی۔ اس نے پرسوں رات ہی میں ہمارے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا۔ اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ اس رات جھیل کے کنارے والے کاٹیج پر حملہ میں نے ہی کیا تھا۔ اس حملے میں اجے مارا گیا تھا، مگر وہ شاید ان کے لیے زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن چونکہ منی لال کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، میری وجہ سے اسے کاٹیج چھوڑنا پڑا تھا، اور اس کے ری ایکشن کے طور پر پوجا کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا تھا۔ اس طرح کرشمہ مجھے یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ وہ میرے خلاف جب چاہے خطرناک قدم اٹھا سکتی ہے۔ کرشمہ نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے ہمارے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا تھا، لیکن کیا وہ شکتی اور دیوی کے بارے میں بھی واقف ہو چکی تھی؟ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا۔ میرے پاس ایسا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں جہاں فوری طور پر پناہ لے سکوں۔ کرشمہ شاید پہلی مرتبہ اپنی بات پر قائم رہی تھی۔ میرا ٹھکانہ معلوم کر لینے کے باوجود اس نے میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، بلکہ میرے کاٹیج سے جانے کا انتظار کیا تھا، اور اس کے بعد پوجا پر تشدد کیا گیا تھا۔ لیکن کرشمہ کی دی ہوئی مہلت آج شام تک تھی، اور میں نے یقین کر لیا تھا کہ شام تک وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، مگر اس کے بعد جہنم کی تمام بلائیں ہمارے پیچھے لگ جائیں گی۔ یہ کاٹیج تو اب محفوظ نہیں رہا تھا۔ ہمیں کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جو محفوظ ہو، اور ہم شام سے پہلے وہاں منتقل ہو سکیں۔ شکتی یا دیوی کے ٹھکانوں پر جانا میں نہیں چاہتا تھا، کم از کم اس وقت تک ان سے دور رہنا چاہتا تھا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ ٹھکانے کرشمہ کی نظروں میں نہیں آئے۔ پوجا، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جگہ اب ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں شام سے پہلے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے، مگر کوئی جگہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک اور محفوظ جگہ ہے میرے واہن میں، پوجا نے کہا۔ کون سی جگہ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر آردھا، پوجا نے جواب دیا۔ ڈاکٹر آردھا، میں چونک گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ کیمپ میں دھماکوں کے بعد کنیا نے انہیں پنڈت روہن کے مندر کے بارے میں بتا دیا تھا، ڈاکٹر آردھا کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہوگا۔ کنیا میرے ساتھ وہاں جا چکی ہے۔ کنیا نے نہیں بتایا، پوجا نے کہا۔ اگر بتایا ہوتا تو وہ لوگ مندر کی طرح ڈاکٹر آردھا کے مکان کو بھی جلا کر راکھ کر دیتے۔ لیکن کیا آردھا پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ وہ کاوری کی دوست تھی اور کاوری ہمارے ہاتھوں ماری گئی ہے، میں نے کہا۔
डॉक्टर आर्धा कावरी की नहीं, मेरी दोस्त थी। पूजा के होंठों पर पहली बार खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। आर्धा से पहले मेरी ही दोस्ती हुई थी, फिर कावरी से बेतकल्लुफी बढ़ती गई। आर्धा अब भी मेरी दोस्त है और मुझे यकीन है कि इस मौके पर वो हमारी मदद जरूर करेगी। और यूं भी वो तुमसे बहुत मुतासिर है। तो ठीक है, मैंने कहा। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। उस वक्त दिन की रोशनी में पूजा ने उभरी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। हाँ, हम शाम होने का इंतजार नहीं कर सकते, मैंने जवाब दिया। पूजा उठकर बाथ रूम में घुस गई। मुंह हाथ धोकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और फर्श पर फैले हुए कपड़े उठा उठा कर देखने लगी और आखिरकार पेटीकोट ब्लाउज पहनकर ऑरेंज रंग की साड़ी लपेट ली। फिर जरूरी चीजें समेटकर एक बैग में डाल ले। मेरा ख्याल था कि इस वक्त भी कहीं दूर से कॉटेज की निगरानी हो रही होगी। हमने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अंदर की बत्तियां जलती रहने दी थीं। उस वक्त 5 बजने वाले थे। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर थी। नर्म धूप बड़ी भली लग रही थी। कॉटेज से निकलकर सड़क पर आकर 2-4 कदम उठाते ही मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे चेहरे पर चमक सी पड़ी थी और आंखें एक लम्हे को चुंधिया गई थीं। मैं इस जगह रुककर मोहतात अंदाज में इधर उधर देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। दाएं तरफ सड़क के साथ पहाड़ी पर घनी झाड़ियों में शायद कोई मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल तो दिखाई नहीं दे रही थी, अलबत्ता इसके हैंडल पर लगा हुआ आईना झाड़ियों की शाखों से कदरे ऊपर को निकला हुआ था, जिस पर धूप पड़ रही थी और इस आईने की चमक ही मेरे चेहरे पर पड़ी थी। निगरानी के बारे में मेरा ख्याल दुरुस्त निकला था। मोटरसाइकिल थी तो इसके साथ यकीनन कोई झाड़ियों में छुपा हुआ होगा जो नजर नहीं आ रहा था। मैंने सड़क पर रुककर इस तरह इधर उधर देखा ताकि निगरानी करने वाले को किसी किस्म का शुबा न हो सके। मैं पूजा के साथ सड़क पर चलने लगा। इसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी और कभी कभी वो भी उठती थी। मैंने पूजा को अपने चेहरे पर पड़ने वाली शीशे की चमक और पहाड़ी पर झाड़ियों में छपी हुई मोटरसाइकिल के बारे में बता दिया। अगर वो हमारे पीछे लगा रहा तो, पूजा ने कहा। शांत रहूं, मैं उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा, मैंने इसे जवाब दिया। हम तकरीबन 200 गज के फासले पर थे और जैसे जैसे चलते जा रहे थे, फासला बढ़ता जा रहा था। इस दौरान हमने एक मर्तबा भी पीछे मोड़कर नहीं देखा था। तकरीबन 100 गज आगे एक मोड़ था। वो मोड़ घूमने के थोड़ी ही देर बाद मुझे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। आराम से चलती रहूं और पीछे मोड़कर मत देखो, मैंने पूजा से कहा। 3-4 मिनट बाद मोटरसाइकिल की आवाज कुछ और वाज़ेह हो गई। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अब वो मोटरसाइकिल भी इस सड़क पर मुड़ गई थी जिस पर हम जा रहे थे। ये सड़क दूर दूर तक वीरान थी। मोटरसाइकिल की आवाज करीब महसूस करके मैंने जैसे ही पीछे मोड़कर देखा तो मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अब वो मोटरसाइकिल भी इस सड़क पर मुड़ गई थी जिस पर हम जा रहे थे। ये सड़क दूर दूर तक वीरान थी। मोटरसाइकिल की आवाज करीब महसूस करके मैंने जैसे ही पीछे मोड़कर देखा, मोटरसाइकिल सवार इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे महज आउटिंग के लिए निकला हो। बाइक की रफ्तार बहुत हल्की थी। मैंने पूजा की तरफ देखा और सड़क के बीच में आकर मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा कर दिया। मोटरसाइकिल हमारे करीब आकर रुक गई। पूजा इसी दौरान सड़क के किनारे बैठ चुकी थी। एक दफा कर दो हम पर भाया, मैंने मोटरसाइकिल सवार की तरफ देखते हुए मस्कीन से लहजे में कहा। वो दरमियाने कद का कदरे भारी भरकम आदमी था। क्या बात है? उसने शिकायती नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर गर्दन घुमाकर पूजा की तरफ देखने लगा। हमें आदिनाथ मंदिर जाना है, मैंने कहा। यहां तो कोई सवारी नहीं आती। मेरी जोरू थक गई है, तुम मेहरबानी करो हमें अपनी फटफटा पर बिठाकर आगे की जगह छोड़ दो जहां से हमें कोई सवारी मिल जाए। इसने एक बार फिर शिकायती नजरों से मेरी तरफ देखा और सीट से खिसक कर आगे पेट्रोल वाली टैंकी पर पहुंच गया। अपनी जोरू को मेरे पीछे बिठा दो और खुद उसके पीछे बैठ जाओ, इसने कहा। मैं दिल ही दिल में मुस्करा दिया।
मैं पहले ही समझ गया था कि ये अकेला आदमी आखिर तक हमारी निगरानी करेगा। अगर मैं इसे न भी रोकता तो आगे किसी जगह ये किसी और को इशारा कर देता और वहां से दूसरा आदमी हमारा ताक़ुब शुरू कर देता, लेकिन मैं इसे वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। अबे भगवान, जल्द आजा। शर्यमान हमें अपनी फटफटा पर आगे चौक पर छोड़ देंगे। मैंने पूजा की तरफ देखते हुए आवाज लगाई। पूजा उठकर मोटरसाइकिल के करीब आ गई और इस शख्स के पीछे इस तरह बैठ गई कि इसकी एक टांग एक तरफ और दूसरी तरफ थी, जिससे पूजा की छातियां इसकी पीठ से टच होने लगीं। और इसी लम्हे मौका का फायदा उठाकर मैं पूजा के पीछे बैठने के बजाय मोटरसाइकिल के सामने आ गया और अचानक ही जेब से हथियार निकाल लिया। अब तुम मोटरसाइकिल से उतर जाओ भाया, मैंने गुर्राते हुए कहा। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं रही। इस शख्स का चेहरा धुआं हो गया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर उल्टे हाथ का घूंसा जड़ दिया। वो कराहता हुआ पीछे हिट कर गिरा। अगर तुमने नीचे उतरने में लम्हा की देर की तो मार दूंगा।